राजा विक्रमादित्य की हार के बाद नीलगिरी में 2 वर्ष शांति से बीते। माया अब गांव की मुख्य वैद्य बन चुकी थी, जो अपनी जादुई जड़ी बूटियों से असाध्य रोगों का इलाज करती थी। लेकिन एक रात सूर्य पर्वत की चोटी से एक काली बिजली गिरी। सूर्य कमल की सुनहरी रोशनी अचानक नीली पड्डी डीएचने लगी। यह संकेत था कि संकट ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रहा है। गांव के कुओं का पानी कड़वा होने लगा और रात के सन्नाटे में पहाड़ों के भीतर से किसी के भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। मैंने भी गौर किया है माया, सूर्य कमल की पंखुड़ियां नीचे की ओर झुक रही हैं। महर्षि, क्या हमारे पूर्वजों ने कभी नीचे के संसार के बारे में कुछ बताया था? पुत्र, जिस पर्वत पर सूर्य कमल खिलता है, ठीक उसके नीचे पाताल का द्वार है। हजारों साल पहले देवताओं ने वहां रक्त कमल को कैद किया था। रक्त कमल सूर्य कमल का उल्टा रूप है। यह जीवन नहीं बल्कि विनाश सोखता है। यदि सूर्य कमल की जड़ें कमजोर हुईं तो रक्त कमल ऊपर आ जाएगा। ईशान और माया ने तय किया कि उन्हें पर्वत के भीतर जाना होगा। महर्षि ने उन्हें एक गुप्त गुफा का मार्ग दिखाया जो सीधे पर्वत के गर्भ में जाती थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, तापमान बढ़ने लगा और हवा में गंधक की गंध फैल गई। वहां पहुंचते ही उनका सामना एक विशालकाय आकृति से हुआ, जिसके 4 हाथ थे और शरीर पत्थर जैसा कठोर था। वह था पाताल भैरव। रुको, जीवित मनुष्यों के लिए यहाँ केवल मृत्यु है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी उस रक्त कमल की शक्ति चुराने आए हो? नहीं रक्षक देव, हम नीलगिरी के वासी हैं। ऊपर सूर्य कमल मुरझा रहा है। हम यहाँ संतुलन बहाल करने आए हैं। कृपया हमें मार्ग दें। मार्ग केवल उसे मिलता है जो अतीत के बोझ को त्याग सके। देखो पीछे कौन खड़ा है? ईशान ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो बिल्कुल उसके पिता जैसी दिखती थी, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे। यह छाया पुरुष था। ईशान, मेरे बेटे, यहाँ आओ। क्यों इस गांव की सेवा में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे साथ पाताल की असीम शक्तियों का उपभोग करो। हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ईशान, इसकी आंखों में मत देखो, ये भ्रम है। ये तुम्हारी ममता की परीक्षा ले रहा है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि धर्म सबसे ऊपर है। यदि आप मेरे पिता होते तो मुझे कर्तव्य से हटने को कभी नहीं कहते। आप केवल एक परछाई हैं और परछाई का सत्य के सामने कोई अस्तित्व नहीं होता। ईशान के इतना कहते ही वह छाया पुरुष धुएं में बदल गया। पाताल भैरव मुस्कुराया और किनारे हट गया। तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय पा ली है युवक। जाओ, रक्त कमल जाग रहा है। गुफा के अंत में एक विशाल लावा की झील थी। उसके बीचों बीच एक गहरा लाल आग जैसा धधक रहा कमल था, रक्त कमल। उसकी जड़ें सूर्य कमल की जड्डों को जक ढह रही थीं, जिससे ऊपर का फूल मुरझा रहा था। ईशान, हमें उन जड़ों को काटना होगा, लेकिन जैसे ही हम स्पर्श करेंगे लावा फूट पड़ेगा। माया, तुम अपनी जादुई शक्तियों से लावा को रोक कर रखो। मैं रजत पात्र के जल से इस रक्त कमल के क्रोध को शांत करूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। ईशान, जल्दी करो। माया ने अपने हाथों से एक बर्फीला कवच बनाया, जिसने लावा की लहरों को थाम लिया। ईशान ने छलांग लगाई और रक्त कमल के केंद्र पर पहुंच गया। उसने रजत पात्र से वह दिव्य जल निकाला। जैसे ही जल की बूंदें लाल पंखुड़ियों पर गिरीं, एक भयानक चीख सुनाई दी। रक्त कमल शांत होने लगा और उसका रंग लाल से बदलकर हल्का गुलाबी होने लगा। अचानक सूर्य कमल की एक सुनहरी जड़ डीडीएच नीचे आई और उसने रक्त कमल को अपने भीतर समाहित कर लिया। विनाश और सृजन का मिलन हो गया। पहाड़ फिर से शांत हो गया। जब ईशान और माया बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सूर्य कमल अब पहले से कहीं अधिक विशाल और चमकदार था। उसकी रोशनी में अब 7 रंग थे। तुमने आज केवल गांव को नहीं बचाया ईशान, तुमने प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन बनाया है।
अब सूर्य कमल को किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें अब पाताल तक मजबूत हो गई हैं। माया, आज अगर तुम साथ न होती तो मैं लावा की गर्मी में जल गया होता। ये जीत हमारी एकता की है। और ये तो बस शुरुआत है ईशान। इस दुनिया में अभी बहुत से रहस्य हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। ईशान और माया अब नीलगिरी के पौराणिक रक्षक बन चुके थे। उनकी कहानी हवाओं के साथ दूर दूर तक फैल गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के डर, अतीत और बाहर के लालच पर विजय पाते रहेंगे, तब तक कोई भी रक्त कमल हमारा विनाश नहीं कर पाएगा। आनंदपुर गांव में दो भाई रहा करते थे, बड़ा भाई मदन और छोटा भाई सोहन। बहुत साल पहले ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। मदन उस गांव का बहुत ही धनवान व्यक्ति था, जबकि उसका छोटा भाई सोहन बहुत ही गरीब था। सोहन दिन भर अपने खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। माता पिता के गुजरने के बाद मदन ने बड़ी ही चालाकी से सारा धन और सारी जमीन हड़प ली थी और सोहन को बस एक छोटी सी जमीन दे दी थी। मदन बहुत ही लालची आदमी था। अब उसकी नजर सोहन की उपजाऊ जमीन पर थी। सोहन ने उसी जमीन की बदौलत अपने बेटे आर्यन को शहर पढ़ने भेजा था। सोहन, मैंने सुना है कि तुमने आर्यन को शहर भेज दिया है। शहर की पढ़ाई तो बहुत महंगी है। तुम्हारे पास तो बस इतनी सी जमीन है। भला तुम उसका खर्चा कैसे उठाओगे? पैसे कैसे जोड़ोगे? आपकी बात तो सही है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो बैंक से कर्जा ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा, ताकि उसे मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे छोटे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? मेरे जिंदा रहते तू बैंक से कर्जा लेगा? मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पैसे तू मुझसे ले लेना। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया, मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं मांगा, तो आप कैसे ले सकता हूँ? अरे उधार मत समझ, तू पैसे ले ले और बदले में अपना खेत मेरे पास गिरवी रख दे, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। मैं तुझसे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं भैया, मैं खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत से मेरा घर चलता है और इसी से आर्यन की पढ़ाई हो रही है। मुझे विश्वास है कि यही खेत मेरे बेटे का भविष्य बनाएगा। मुझे माफ कीजिए, मैं खेत गिरवी नहीं रख सकता। सोहन की बात सुनकर मदन को बहुत गुस्सा आया। वो कई दिनों तक जमीन हड़पने की तरकीब सोचता रहा। आखिर उसे एक शैतानी विचार आया और वो फिर सोहन के पास पहुंचा। भाई सोहन, तेरी खुददारी देखकर मुझे गर्व हुआ, लेकिन बड़े भाई के नाते मेरा मन नहीं मान रहा। देख, अगर तू जमीन गिरवी नहीं रखना चाहता तो मत रख। एक काम कर, गांव के दूसरी तरफ मेरी जो जमीन है वो तेरी जमीन से 4 गुना बड़ी है। तो कुछ दिन वहां खेती कर, तुझे बहुत मुनाफा होगा और आर्यन की फीस भी निकल आएगी। तब तक तेरी छोटी जमीन मेरे पास रहेगी। जब तुझे लगे कि तुझे अपनी जमीन वापस चाहिए, हम फिर से बदल लेंगे। सोहन भोला था। वो मदन के झांसे में आ गया। मदन ने चालाकी से सोहन का अंगूठा कुछ कागजों पर लगवा लिया। सोहन अनपढ़ था। वो नहीं जानता था कि उसने अपनी जमीन मदन के नाम कर दी है। कुछ दिनों बाद जब सोहन उस जमीन पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पूरी तरह बंजर थी। भैया, आपकी वो जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वो तो बंजर है, वहां कुछ नहीं उग सकता। कृपया मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। तुम्हारी कौन सी जमीन?
तुम भूल गए कि तुमने इन कागजों पर अंगूठा लगाया है। अब ये जमीन कानूनी तौर पर मेरी है। तुमने खुद अपनी मर्जी से जमीन बदली थी। चलो अब भागो यहाँ से। सोहन उदास हो गया। वो अपने बेटे की फीस नहीं भेज पा रहा था। उसकी पत्नी राधा ने जब उसे परेशान देखा तो सारा माजरा पूछा। अच्छा, तो मदन भैया ने फिर से आपके साथ धोखा किया। वो हमेशा से आपका हक मारते आए हैं, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनिए, आप परेशान मत होइए। मेरे पास एक तरकीब है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। अगले दिन सोहन उस बंजर जमीन पर गया और कुछ देर बाद एक मटका लेकर चिल्लाते हुए गांव वापस आया। मटके में उसने पीतल के नकली सिक्के भरे थे। अरे सोहन भाई, इतने खुश क्यों हो? क्या लॉटरी लग गई है? भैया, लॉटरी नहीं, खजाना मिल गया है। हमारी तो किस्मत चमक गई। देखो, ये सोने के सिक्के मुझे उस बंजर जमीन से मिले हैं। मैं जहाँ खुदाई कर रहा हूँ वहीं से सिक्के निकल रहे हैं। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म। खजाना? पर वो तो बंजर जमीन है। अरे भैया, बंजर जमीन पर ही तो खजाना मिलता है, क्योंकि उसे कोई छूता नहीं। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अभी जाता हूँ, बहुत खुदाई बाकी है। ये खबर आग की तरह फैली और मदन के कानों तक पहुंची। मदन लालच में पागल हो गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? काश मैंने पहले खुदाई की होती। वो खजाना तो मेरा होना चाहिए। मुझे वो जमीन वापस लेनी ही होगी। अगले दिन मदन सोहन के घर जाता है। छोटे भाई सोहन, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने तेरे साथ गलत किया। तू अपनी जमीन वापस ले ले और मुझे मेरी बंजर जमीन वापस दे दे। पर भैया, आपने ही तो कहा था कि अब वो जमीन आपकी है और कागजों पर मेरा अंगूठा भी है। वो तो बंजर है, आप उसका क्या करेंगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं चाहता था कि तू मेहनत करना सीखे। ये ले कागज और मुझे मेरी जमीन वापस दे दे। ठीक है भैया, आप बड़े हैं, लेकिन इस बार काम लिखित में होगा और मेरी एक शर्त है। आपको अपनी जमीन वापस लेने के लिए मुझे उस जमीन की कीमत का 2 गुना पैसा देना होगा। मुझे मंजूर है, बस तू मुझे मेरी जमीन वापस दे दे। मदन ने तुरंत सोहन को उसकी जमीन वापस की और साथ ही भारी रकम भी दी। मदन भागता हुआ उस बंजर खेत में गया और दिन रात खुदाई शुरू कर दी। पूरा दिन बीत गया, एक सिक्का भी नहीं मिला। हे भगवान, ये क्या हुआ? सोहन ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने अपनी जमीन भी ले ली और मेरे पैसे भी। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय मेरा लालच। मदन अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया। सोहन और राधा की समझदारी ने न केवल उनका हक वापस दिलाया, बल्कि लालची मदन को उम्र भर का सबक सिखा दिया।